हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो आप लोगों की पीआरटी की एग्जाम हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर में उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो गलत बताए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, और बीपीएससी से इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत बताने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जिससे आप ऑब्जेक्शन यहाँ पर मैं डाल सके। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैं फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा ने पूरी की पूरी तैयारी करके लाई है। प्रूफ आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाएगा पूरा का पूरा। और हमारे साथ में यहाँ पर ईशा मैम भी है। ईशा मैम, आप भी दिख रहे हो बच्चों को, आप भी बात कर सकते हो बच्चों के साथ में कि कितनी जी, मेहनत सभी लगी को है। नमस्कार। जी, एक बार आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों को एनर्जी के साथ में आप लोगों को यहाँ सारी की सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर सके। ठीक है, चलिए तो मैम मैं स्टार्ट करूं पहले बिल्कुल सारी चीजें सर। एक बार, फिर उसके बाद में आप जो है ऑन यहाँ पर में आ जाना। मैं यहाँ पर बिल्कुल सर। बॉयज और गर्ल्स या जो हम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो दोनों बोलते हैं, दोनों ही पेपर्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन की तरफ में। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे बता देंगे यहाँ पर में। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए जल्दी से यहाँ पर में कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, कि आप लोगों ने लाइक कर दिया, शेयर भी कर दिया आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। पहले मैं मेल का डिस्कस करूंगा जल्दी जल्दी से, और जैसे ही मेल का खत्म होगा वैसे ही फीमेल का भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सारे लोग जुड़े रहिए यहाँ पर में। ठीक है, गर्ल्स जो है, जो फीमेल है वो भी जुड़े रहिए। आप लोगों को भी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप लोगों का बॉयज का, वो यहां पर में बोला गया था विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, विद्युत विभव को मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर थोड़ा सा भी किसी ने साइंस पढ़ा है ना, थोड़ा सा बुक पढ़ी, एनसीईआरटी भी पढ़ी थोड़ी सी भी, तो वो आंसर लगा सकता था यहाँ पर में कि भाई यार वोल्ट मीटर जो है इसका आंसर होगा, सी लगा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर जो है ये भी आपका विद्युत विभव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हवा में बात नहीं होंगी, प्रूफ के साथ बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर में। ठीक है, बीपीएससी ने आंसर जो है वो सी लगाया है, बट टीचिंग परीक्षा का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर है डी, टीपी आंसर। और टीचिंग परीक्षा का जो आंसर है वो आप लोगों को प्रूफ के साथ में मिलेगा। कोई हम लोग यहाँ पर में हवा में बात ही नहीं करेंगे। 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें देख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए आप लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हो। लेकिन क्लास 12th की जो फिजिक्स की पुस्तक है उसके अंदर में यहाँ पर में साफ साफ आप लोगों को दिया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इज अ डिवाइस टू कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियोमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव को मापने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो पोटेंशियोमीटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक गलती और दिखाता हूँ इन लोगों की। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर, यहाँ ये भी एनसीईआरटी आप लोगों की, गैल्वेनोमीटर 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर जो है आप लोगों का वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज मापता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो गैल्वेनोमीटर भी एक तरीके से वोल्ट मीटर का काम कर सकता है, अगर हम उसके में उसको उस तरीके से सेट कर दे तो यहाँ पर में जो है आपका गैल्वेनोमीटर भी काम कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। अब जिसको पोटेंशियोमीटर में डाउट होगा, मैं आप लोगों को एक और साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट दिखाता हूं। पोटेंशियोमीटर जो है यहां पर में आप देख सकते हो, पोटेंशियोमीटर सर्किट जो है आप लोगों का क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो टीचिंग परीक्षा का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर में। और आप लोगों को चैलेंज करने के लिए भी प्रूफ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ये प्रूफ कैसे आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन था मेल का, आपको बोला गया था फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो एक सामान्य लेंस जो होता है उसकी 1 मिलीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं टीपी आप लोगों का बीपीएससी का आंसर बताऊं, तो बिहार वालों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका आंसर सी दिया है। भाई यार एनसीईआरटी पढ़ लेते कम से कम, यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर है करके। ठीक है, आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स का पार्ट नंबर 2, क्योंकि 2 बुक है वहां पर में, तो क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट नंबर 2 जो है आपका चैप्टर रे एंड ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पेज नंबर बता देता हूं आप लोगों को, पेज नंबर 334 पे जाके 344 के ऊपर में जाके पढ़ लीजिए, 344 पे आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, द आई हैज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। खत्म हो गई बात यहां पर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। रणधीर जी प्रूफ के साथ बता रहा हूं, अगर आपको चैलेंज करना है तो आप एनसीईआरटी को भी चैलेंज कर दीजिए एक बार। ठीक है, रणधीर बोले 2 सेंटीमीटर ही होगा। रणधीर आपने आंसर लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं एनसीईआरटी का प्रूफ बता रहा हूं, बाकी आप लोग देख लेना इसको। ठीक है,
स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म चुनिए। कौन सा है संबंधित युग का? चेना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया मतलब जिम्बाब्वे, लदांग, मलेशिया। तो लदांग जो है आप लोगों का, ठीक है, मलेशिया बोला है, और यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या दिया है बीपीएससी वालों ने? ए आंसर दिया है, लेकिन टीपी आंसर जो है यहाँ पर में आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टीपी आंसर जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखिए, अगर एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग, तो चेना कहां पर में होता है आप लोगों का? चेना जो है वो श्रीलंका में होता है। तो ए जो इन्होंने आंसर लगाया वो तो हो ही नहीं सकता आंसर आप लोगों का, ठीक है, ए आंसर हो ही नहीं सकता आप लोगों का चेना। मिल्पा की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ये मैक्सिको के अंदर में होता है, मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, मैक्सिको के अंदर में। जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री, यहां भी नहीं हो सकता। वही मैं अगर लदांग की बात करूं फ्रेंड, तो लदांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में होता है। इसका आंसर जो है वो सी है आप लोगों का, ठीक है, सी। तो यहां पर मैं सी आंसर आप लोगों का होगा, तो टीपी आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर आपकी बात करें मिल्पा की, तो मैक्सिको के अंदर में होता है। एनसीईआरटी का रेफरेंस मैंने आप लोगों को दे दिया है। मैं अगर वही बात करूं आप लोगों से, जो झूमिंग है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है आप लोगों का, अगर आप और भी जगह पे देखोगे, ठीक है, तो इंडोनेशिया के अंदर में और मलेशिया के अंदर में लदांग इसको बोला जाता है। ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का एनवीएस के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। बाकी वर्ल्ड, ठीक है, agroforestry.org, ठीक है, वर्ल्ड agroforestry.org बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है। चेना के बारे में आप लोग देखोगे तो श्रीलंका की है ये, ठीक है, श्रीलंका की डायरेक्टली यहां भी देख सकते हो आप लोग, ओके, डायरेक्टली आप लोग देखिए इस चीज को। तो लदांग जो है फ्रेंड्स ये इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ में दे दिया सारा का सारा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। एट विच प्लेस बीजी तिलक ऑर्गेनाइज्ड होम रूल लीग इन 1916, 1916 के अंदर में बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर में होम रूल लीग की स्थापना की थी? यहां पर मैं आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बीपीएससी ने पुनः दिया हुआ है आप लोगों का। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर में, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में वैसे जो है आप लोगों का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर में, ठीक है, आप लोगों की जो बिपिन चंद्रा की बुक है उसके अंदर में बेलगांव दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, बेलगांव दिया हुआ है आप लोगों का। और वही अगर आप लोग इंडियन कल्चर के अंदर में देखोगे आप लोग, इंडियन कल्चर जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, .gov.in है, ठीक है, उसके अंदर में भी आप लोगों का यहाँ पर में बेलगावी डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। एक्चुअल में ये कंफ्यूजन इसीलिए आया है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये आंसर क्यों कैंसिल होगा आप लोगों का, ये क्वेश्चन क्यों कैंसिल होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर में नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है या मोर देन वन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है। तो वैसे तो आंसर यहाँ पर में ए को कंसिडर किया जा सकता था, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलगावी नाम की जो जगह है वो उस समय में पूना जिले के अंदर में आती थी। आज ये बेलगावी नाम की जगह जो है कर्नाटक में पड़ती है। उस समय में वो जब वो हुआ था वो इवेंट, उस समय में वो पूना के अंदर में पड़ती थी, ठीक है, पूना के इलाके के अंदर में पड़ती थी। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेलगावी भी यहाँ पर में सही है और पूना भी सही है यहाँ पर में, क्योंकि बेलगांव नाम की जो जगह है वो उस समय में पूना डिवीजन के अंदर में आती थी, पूना डिवीजन के अंदर में आती थी। तो दोनों के दोनों आंसर सही हो सकते हैं, पूना और बेलगावी, क्योंकि आज के समय में बेलगावी जो है वो आप लोगों का कहां पर में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वो पूना से बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों का। तो इस आंसर को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को चैलेंज किया जा सकता है कि हर बच्चे को यहाँ पर में नंबर दिया जाए, ठीक है, बोनस मार्क्स के लिए इसको चैलेंज किया जा सकता है, बोनस नंबर के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया और इसका प्रूफ भी आप लोगों को जो है वो यहाँ से मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जी हाँ, एनसीईआरटी चलेगा आपका। यहाँ पर मैं बोला है आप लोगों को कि मेथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? ये एक आप लोगों का रोग है जो किसके कारण होता है, ठीक है। बीपीएससी ने यहाँ पर में फॉस्फेट बोला है। टीचिंग परीक्षा की जो आंसर की है उसके अनुसार इसका आंसर नाइट्रेट होना चाहिए। और यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर में आप देख लीजिए, इतना बड़ा सा नाम है आपका, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है आप लोगों का? नाइट्रेट के कारण होता है, एक्सेस नाइट्रेट के कारण। आप लोगों को प्रूफ दे दिया गया है। प्रूफ के इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए आपको? कि एनसीईआरटी का लिंक दे रहा हूं, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। एक बार लाइक तो कर दो यार सभी लोग, जल्दी जल्दी से यहाँ पर में सभी लोग, ठीक है। मैं वो बिहार फीमेल रेट वाला भी बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे ताकि हम लोग ऐसे ही यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ बता दूं। पूरा फीमेल का भी बताऊंगा आप लोगों को, फीमेल का भी पूरा का पूरा दिखाऊंगा आपको। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन मजबूती मिली? चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो चिपको आंदोलन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अमृता देवी बिश्नोई बोला है यहाँ पर में, लेकिन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो भी थे यहाँ, ठीक है। तो अमृता बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों के दोनों ही इसके अंदर में थे, अमृता देवी बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोगों का आंसर जो है अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है।
चलिए, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने भी इसके अंदर में काम किया हुआ था। ये एक वेबसाइट है आप लोगों की, ठीक है, इसके ऊपर में आप लोग देख सकते हो ई ज्ञान आप लोगों की वेबसाइट है, इग्नू की वेबसाइट है, और इग्नू की वेबसाइट भी आप लोग यहाँ पर में रेफर कर सकते हो। इग्नू की 2 आप लोगों को यहाँ पर में मैंने दे दिया है आपका, ठीक है। बेसिकली जो है आप लोगों का अमृता देवी बिश्नोई, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई मूवमेंट से रिलेटेड थी आप लोगों की राजस्थान के अंदर में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द टोटल फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है ये, फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार। अब इसके अंदर में भी देखिए फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया हुआ है और 53.57 भी दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, 53.57। अब 53.57 कहां से आया आप लोग देखिए, डेमोग्राफिक्स ऑफ बिहार, ये एक वेबसाइट है forestonline.bihar.gov.in, ठीक है, ये वेबसाइट है आपकी। आप लोग देखिए यहाँ पर में देख सकते हो, बिहार आप लोगों को वेबसाइट दिख रही है, सभी को दिख रही है कि यहाँ पर में? एडवोकेट अमर बोल रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग टीपी एज एसएसटी फैकल्टी, प्लीज लेट मी नो द प्रोसेस। एडवोकेट अमर जी, आप जो है केयर टीचिंग परीक्षा के ऊपर में अपना एक डेमो लेक्चर प्लस आपका जो भी रेज्यूमे है वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। टीम जो है एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसके बाद में आपके साथ में कनेक्ट करेंगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 53.57 आप लोगों को दिया हुआ है, 53.57। बीपीएससी ने इसका आंसर ई माना है, नन ऑफ द अबव, लेकिन सी में क्या गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर में आप देख सकते हो bihar.gov.in की वेबसाइट पे दिया है। मैं मानता हूं कि बिहार की अलग अलग वेबसाइट के ऊपर में आप लोगों ने अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि DSE-bihar.gov.in के ऊपर में, ये भी बिहार की वेबसाइट है, देखिए आप लोग, ठीक है, DSE.bihar.gov.in, प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स 2011 का। इस वेबसाइट के अनुसार आप लोग देख सकते हो कि फीमेल की जो लिटरेसी रेट है 53.33% दी है। जब 53.33% आप लोगों ने दिया है, ठीक है, 53.33% आप लोगों ने बिहार की वेबसाइट के ऊपर में ही दिया है, 2 अलग अलग वेबसाइट पर है, तो बच्चों के साथ होगा क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ये वेबसाइट का डेटा देखकर गए हो, कुछ बच्चे ये वेबसाइट का डेटा देखकर गए हो, और कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर में 51.5% लगाया हो। जी हाँ राज जी, बिल्कुल बता रहा हूँ कि 51.5% जो है वो आप लोगों का वो भी डेटा है। तो आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर में ही दिया हुआ है और उन्होंने खुद ने अपलोड नहीं किया। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में भी बोनस नंबर मिलना चाहिए आप लोगों को, बोनस मार्क्स, ठीक है, बोनस मार्क आप लोगों को यहाँ पर में मिलना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा दिया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर में बोनस नंबर आप लोगों को मिलना चाहिए। हमारे पास में प्रूफ भी है, प्रूफ के साथ में हम लोग देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो बोनस नंबर मिलना चाहिए। तो ये मेल का था आप लोगों का। मैं फीमेल का भी आप लोगों को बताता हूँ, मेल के भी अगर आप लोगों के पास में कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर में बच्चे बताते हैं, तो टीम जो है प्लीज इसको यहाँ पर जो है अपडेट कर देंगे, प्लीज यहाँ पर मैं बता देंगे, आप लोग टीम अपडेट करती रहेंगी यहाँ पर में। हिंदी वाले मैम जो है आप लोगों का, वो भी मेल का बताने वाले हैं, मेल का हिंदी के अंदर में भी कुछ दिक्कत है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, सारे के सारे लोग जो मेल है वो भी बताइए, जितने भी आपके जितने भी है अलग अलग सब्जेक्ट के सारे ही बताएंगे आपके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं फीमेल का क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? बीपीएससी ने इसका आंसर डी बताया है, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। लेकिन आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर में एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 के अंदर में दिया हुआ है यहाँ आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। बेसिकली ये आप लोगों का फंक्शन है। अलग अलग जो यहाँ पर मैं आप लोगों के दिए है ना, टू डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, ठीक है, ये अलग अलग चीजों के अलग अलग जो आपके है, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो कि इसके अलग अलग काम है, अलग अलग जो हार्मोन्स है या अलग अलग जो ग्लैंड है उनके काम है। वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारा का सारा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में डाल दिया है। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सारे जो ऑल ऑर्गन्स है उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो अच्छा ये वाला आंसर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझिए आप लोग। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके अंदर में चैलेंज कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर में, ठीक है, यहाँ क्वाड जो है ये एक बताया गया है कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, सही बात है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बी वाला जो आपका गलत था, द इंटेंशन वाज टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द 4 नेशंस, तो ये वाला भी आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों की जो आंसर की के अंदर में आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर में कोई एरर नहीं है। मैं देख रहा था कि काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए था, ठीक है, ए होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बिल्कुल जो है वो आपका जो लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही है। टीपी आंसर जो है वो भी मैं इसको डी ही देना चाहूंगा, और बीपीएससी ने यहाँ पर मैं बिल्कुल सही आंसर लगाया है। और आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को जब मैंने आंसर की कराया था विद प्रूफ, तब भी मैंने इसका आंसर डी ही बताया था, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर डी दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है।
जब एक समय जब मैं प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में हुआ करता था, तब हम लोगों का एक ऑनलाइन सेमिनार हुआ था, क्वाड जब इंडिया के अंदर में हुई थी मीटिंग, ठीक है। तो उस समय के अंदर में तो वी वर ऑल्सो इन्वाइटेड वाया ऑनलाइन मीडियम। तो उस समय में इसके ऊपर में भी चर्चा हुई थी, इसी वजह से मैं इसके ऊपर में बिल्कुल श्योर हूँ कि जो मैरी टाइम यहाँ पर में कॉपरेशन है वो उनका बिल्कुल बहुत ही अच्छा वाला एक इंटेंशन था जब उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, और यूएसए, इनका मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर में भी ध्यान है इसके अंदर में, ठीक है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट के, ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में भी आप देख सकते हो। तो आंसर बिल्कुल सही था उसका, उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। द हिस्टोरिकल दक्षिण पंथ रीजन इज सिचुएटेड इन बिटवीन, इन्होंने यहाँ पर में इसका आंसर, दक्षिणापथ का आंसर बताया है विंध्याचल रेंज एंड कृष्णा रिवर के बीच में, ठीक है, ए आंसर बताया है। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, ठीक है, कि इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। एक gov.in की वेबसाइट है, आप लोगों को डायरेक्टली दे रहा हूं, एएसआई का डेटा है, आप लोग खुद देख सकते हो, वेबसाइट है, बिल्कुल आप देख सकते हो, इसको रेफर किया जा सकता है। ग्लिम्स ऑफ दक्कन हिस्ट्री नाम से बुक है, गवर्नमेंट की पीडीएफ है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर में अवेलेबल है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो, यहां पर मैं बोला है कि नर्मदा जो है उसके दक्षिण के अंदर में बोला गया है। कई जगह पे ये बोला गया है कि भाई विंध्या से लेकर दक्षिणापथ जो है चोला और पांड्या लोगों के राज तक फैला हुआ था, और चोला और पांड्या लोगों का राज कहा था, चोला केरल में, पांड्या तमिलनाडु में, और यहाँ से कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी, विंध्या से लेकर कावेरी होना चाहिए फिर आंसर। यहाँ पर मैं उन्होंने कृष्णा बताया, जबकि कुछ सोर्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं, कुछ ऐतिहासिक सोर्स ये बताते हैं, और मैं आपको सातपुड़ा और नीलगिरी वाला भी दिखा देता हूँ। अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो ये भी देख भी लो, ठीक है। ये देख लो आप लोग, सातपुड़ा हिल्स से लेकर रामेश्वरम, नीलगिरी हिल्स तक यहाँ पर मैं फैला हुआ है करके, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ओके, कृष्णा तक फैला हुआ है। यहाँ पर मैं एक दिया हुआ है रेफरेंस, लेकिन यहाँ पर मैं बोला है अकॉर्डिंग टू सम अदर सोर्सेस दक्षिणापथ वाज सिचुएटेड बिटवीन सातपुड़ा एंड रामेश्वरम। और ये आप लोगों को कोई नहीं, जियो पोर्टल, ठीक है, natmo.gov.in के ऊपर में दिया हुआ है, ये वेबसाइट का रेफरेंस आपको मिल जाएगा, रेफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस भी पूरे के पूरे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कहाँ शेयर करूंगा अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 56 देख लीजिए आप लोग, द मेजर वाटर डिवाइड्स बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज आर, मतलब कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक क्या है। भाई जब सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से ली है, तो ये भी क्वेश्चन उन्होंने एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैं बोला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो ड्रेनेज है, ठीक है, वो सेपरेट किससे होता है, दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री से होता है, ठीक है। और आप लोगों को मैप भी दिया है, एनसीईआरटी वालों ने ही दिया है। आई होप आप लोगों को एनसीईआरटी का यहाँ पर में दिख भी रहा होगा वाटरमार्क, एनसीईआरटी का दिख रहा है क्या, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग, ठीक है। क्या आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर में, चलिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये दिल्ली रीज आप लोगों का, और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा लाइन के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से अरब और बंगाल की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है आप लोगों की विभाजित है, एनसीईआरटी का है। और ये रेफरेंस आप लोगों के लिए है, एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। तो आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स ई होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अमरकंटक आप लोगों का, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, और यहाँ पर में नागपुर का प्लेट्यू, ये आप लोगों को छोटा नागपुर का प्लेट्यू ये दिया नहीं है आप लोगों का, डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो जब उन्होंने नन ऑफ द अबव खुद ही दिया हुआ है आंसर में, तो आपका आंसर यहाँ पर में नन ऑफ द अबव होना चाहिए। आप प्रूफ देख सकते हो, एनसीईआरटी का प्रूफ देख लीजिए आप सभी लोग, जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग प्रूफ देख सकते हैं, एनसीईआरटी का प्रूफ है। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है आप लोगों का 59 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द लोकल नेम्स ऑफ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न इंडिया इन विंटर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में, उत्तरी भारत के अंदर में है, ठीक है, उत्तरी भारत के अंदर में। तो अमान, अघनी, औस, इसके लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्टली दिखाया था कि अमान 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 को जो है आप लोग क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों अमन को एलिमिनेट कर सकते थे आप लोग, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि विंटर के अंदर में अमान नाम की जो राइस उगाई जाती है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में उगाई जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का भी मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस, ठीक है। वेस्ट बंगाल फार्मर जो है वो 3 प्रकार की राइस उगाते हैं, ऑस, अमन और बोरो। तो अमन वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, और मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल जो है आप लोगों का नॉर्थ इंडिया के अंदर में पड़ता है करके, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में आप लोगों का है, ईस्टर्न साइड के अंदर में पड़ता है आप लोगों का। नॉर्थ इंडिया मतलब यहाँ पर में, ठीक है, आपका नर्मदा के ऊपर वाला भाग जो है उसको आप लोग नॉर्थ इंडिया बोलते हो, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स टुक प्लेस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन कीपिंग लॉन्ग बियर्ड, ठीक है। कौन सा वाला जो है आपका लॉन्ग बियर्ड के कारण हुआ था, ये बताना है आप लोगों ने, ओके।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यू टू इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऑन कीपिंग लॉन्ग बियर्ड? चलिए गुड। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर में इसके बारे में ये देखा हुआ था कि एक मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक प्रतियोगिता दर्पण का आप लोगों को दिखाया था मैंने। इसके अलावा आप लोगों से कहा था कि भाई ये तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि पश्चिम बंगाल के इलाके में, ईस्ट बंगाल के, स्पेसिफिकली ईस्टर्न बंगाल के इलाके के अंदर में जो बियर्ड टैक्स था उसको लेकर, ठीक है, या दाढ़ी कर जिसको बोला जाता था, उसको लेकर आंदोलन हुआ था आप लोगों का। और ये किसके अंदर में हुआ था? फराइजी मूवमेंट के अंदर में हुआ था आपका, फराइजी मूवमेंट के अंदर में, ठीक है, फराइजी मूवमेंट। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए था इसका? यहाँ पर में फराइजी मूवमेंट होना चाहिए था, फराजी आंदोलन होना चाहिए था। ओके, फराजी आंदोलन आप लोगों को होना चाहिए था। ये पूरे नेट के ऊपर में, एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं दिया है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर में आंसर जो है इसका क्या होगा आप लोगों का? आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फराजी। तो टीपी आंसर इसका यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए है। बीपीएससी ने सी लगाया जो कि गलत है, वहां भी आंदोलन इससे रिलेटेड नहीं था, दाढ़ी के ऊपर में टैक्स लगाने से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, वो एक रिवोल्यूशनरी आंदोलन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर में पाए जाते हैं? इन्होंने जो आंसर लगाया है वो सी लगाया, केरल में, लेकिन मैं टीपी आंसर इसको डी देना चाहूंगा। क्यों देना चाहूंगा? मैं प्रूफ के साथ बताता हूं आप लोगों को, प्रूफ के साथ में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं आप लोगों के कहां पर में? वेस्टर्न घाट के अंदर में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर में आप लोगों के पाए जाते हैं। यहाँ पर में भी आप लोग देख सकते हो कि क्लास 9 की इसमें भी दिया हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर में पाए जाते हैं। अब वेस्टर्न घाट कहां पर में पाया जाता है ये देखो आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग अगर यहाँ पर में आओगे आप लोग, तो आप लोगों को यहाँ पर में वेस्टर्न घाट दिखेगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के अंदर में तो आपका केरल भी आ गया, ठीक है, और कर्नाटक भी आ गया। तो भाई कर्नाटक दिए क्यों फिर तुमने? और कर्नाटक दिए तो दिए, उसके बाद में आप लोगों ने मोर देन वन ऑफ दी भी दिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरयुक्त में से एक से अधिक भी दिए, क्योंकि केरल भी है और कर्नाटक भी है। वेस्टर्न घाट दोनों में है ना, वेस्टर्न घाट अकेले केरल में थोड़ी है, तो दोनों के दोनों होना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि कर्नाटक फॉरेस्ट की वेबसाइट के ऊपर में आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आप लोग केरल की वेबसाइट के ऊपर में देख लीजिए, दोनों ने अपने अपने अंदर में बोला हुआ है, दोनों ने बताया अपने अंदर में, और वो है भी, एक्चुअल में है भी वो, क्योंकि प्रूफ आपके पास में है कि एनसीईआरटी के अंदर में भी वेस्टर्न घाट दिया हुआ है। और वेस्टर्न घाट आपका इवन गोवा तक, महाराष्ट्र तक भी आप लोगों का फैला हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। महाराष्ट्र तक भी अगर आपको दिया होता तो भी आंसर वो होता, महाराष्ट्र भी हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में, रेन फॉरेस्ट के अंदर में आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बेसिकली आपका क्या होना चाहिए? टीचिंग परीक्षा आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको चैलेंज किया जा सकता है, आपके साथ में ये शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों का ये तब तक आप लोग यहां पर में जो है ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो कि आपके चैलेंज करने लायक थे, आप लोगों के जो क्वेश्चन थे जो गलत थे और जिनको चैलेंज किया जा सकता है, या जहां पर में आपको बोनस नंबर मिल सकते हैं। ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी मिल जाएगा। टीचिंग परीक्षा ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा ये पूरा का पूरा टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। प्लस फ्रेंड टीचिंग परीक्षा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप इसको सर्च कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा सर्च कर लीजिए, यहाँ पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ठीक है। बाकी हिंदी जो है उसके लिए ईशा मैम काफी बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रही है, ठीक है। तो मैं ईशा मैम को भी लेकर आना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर में, ताकि आप लोग ईशा मैम के साथ में भी बात कर सके, ठीक है, आप लोग देख सके कि हिंदी के अंदर में आपके कैसे। वैसे ईशा मैम अगर आप अलाउ करो तो जस्ट मैं एक इंग्लिश का क्वेश्चन बच्चों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी वालों ने कितनी बड़ी वाली, जस्ट एक सेकेंड आप दीजिए, क्योंकि मेरे पास में इंग्लिश का एक क्वेश्चन है और ये देखकर ही मुझे लगा कि यार ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है बीपीएससी। ठीक, आप भी बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही देखा था कि भाषा में, मतलब भाषा में कितनी हैरानी होती है कि कुछ जो प्रश्न थे बिल्कुल मतलब उनके क्लियर कट आंसर थे, बिल्कुल फिक्स आंसर थे कि यही होने हैं, लेकिन वही आंसर नहीं दिए गए हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जैसे भाषा में जो अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में तो मतलब बिल्कुल भी दुविधा नहीं थी और वो गलत दिए गए हैं। तो वो हिंदी का तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन पहले अंग्रेजी का जो प्रश्न है वो दानी सर पहले आपको बताएंगे। तो सर जरा एक बार आप डिस्कस कीजिए। जी मैम, यहाँ पर मैं ये शिफ्ट ई मतलब कि बेसिकली आई थिंक फीमेल वालों का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो इंग्लिश में पूछा गया, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, कौन सा वाला प्लैनेट नहीं है। हम सबको पता है कि मून जो है वो प्लैनेट नहीं है,
सबको पता है ये नेचुरल सैटेलाइट है आप लोगों का, हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, बिल्कुल सही बात है ये कि नहीं है, मून प्लैनेट नहीं है। लेकिन क्या प्लूटो प्लैनेट है? प्लूटो भी प्लैनेट नहीं है। आपको पता है कि 2006 के अंदर में आपका प्लूटो जो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, वो ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का प्लैनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो दोनों यहां पर में नहीं है प्लैनेट, तो आंसर आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव होना चाहिए था। बट मैम यहां पर में जो उन्होंने आंसर दिया है वो आंसर उन्होंने केवल मून को लगाया है, प्लूटो को वो भूल गए। 2006 से अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया है इसको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्लूटो को प्लेनेट मानता है तो फिर सीरीज, मेक फॉर्मे, इन सबको भी आपको प्लेनेट मानना पड़ेगा। प्लूटो के अलावा 4 आप लोगों के जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट और है, टोटल 5 ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। तो अगर आप प्लूटो को मानोगे प्लेनेट, तो उनके जैसे, उसके जैसे जो और 4 भाई उसके बैठे हैं उनको भी आपको बुलाना पड़ेगा यहाँ पर में, उनको भी मानना पड़ेगा, उनको भी हम लोगों को लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा, प्लैनेट्स की लिस्ट के अंदर में। इसी वजह से हमने प्लूटो को बाहर किया था, क्योंकि अगर हम प्लूटो को जगह दे देते हैं तो उनको भी देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजन था 2006 के अंदर में इसको बाहर करने का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। तो जो भी थे बच्चे जिनके भी इसके अंदर में आया था वो एक बार इसको देख लेंगे, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है आपका, जो भी बच्चे चैलेंज करना चाहते हैं इसको। बाकी ओवर टू यू ईशा मैम, प्लीज आप अब बड़े स्क्रीन के ऊपर में हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भाषा है हिंदी भाषा, उसमें भी आपके कुछ ऐसे प्रश्न थे जहां पर मतलब कि बिल्कुल फिक्स था कि आपका यही उत्तर होना चाहिए प्रश्न का, लेकिन उससे बिल्कुल ही भिन्न उत्तर दिया गया था। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर थोड़ी सी मतलब कि दुविधा थी, कठिनाई थी कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब अगर माने तो। लेकिन वहां पर ये वाला प्रश्न था कि अगर माने तो देखिए यहाँ पर आप 2 कैटेगरी ले सकते हैं। एक कैटेगरी जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, टोटली रॉन्ग। तो एक तो थे वो वाले प्रश्न, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन देखिए उसमें मतलब भाषा में क्या होता है, जो अर्थ वाले प्रश्न होते हैं बेसिकली, वहां पर जैसे नए नए शब्दों के अर्थ जो है इंक्लूड होते रहते हैं, तो वहां पर भी कुछ दुविधा थी, तो वो थोड़े से डाउटफुल है। तो यहाँ पर आपके 2 कैटेगरी में प्रश्न आ जाते हैं, तो वही वहां आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये ध्यान रखिए सभी बच्चे कि आज हम आपके साथ ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कल पेपर है बिहार सुपर टेट का, और वहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाषा का अगर आपको इसी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे। अब जैसे अगर कोई सेट ई जिसके पास था, अब मेल या फीमेल का मैं केवल प्रश्नों की बात कर रही हूं, तो प्रश्न एक था जैसे कि उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। उस दिन जब मैंने प्रश्न करवाया था तो हाँ, कई बच्चों ने जल्दबाजी में फटाफट से सी ऑप्शन दे दिया था, और मुझे लगता है कि बिहार वालों ने भी यही किया है, जो मतलब एग्जामिनर थे जिन्होंने आंसर की बनाई है, उन्होंने भी आंसर सी दिया है। और हमारे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ही गलत आंसर होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण, सबसे प्रमुख कारण ये है कि अगर आप अनिश्चयवाचक चूज कर रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक तो आपका संख्यावाचक भी होता है, अनिश्चयवाचक तो आपका परिमाणवाचक भी होता है, लेकिन क्या आप दोनों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अनिश्चयवाचक अगर आप अलग से ले रहे हैं तो ये तो आपका सर्वनाम का प्रकार होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां पर अगर आपके पास अनिश्चयवाचक के साथ संख्यावाचक या परिमाणवाचक लिखा होता तब तो आपका आंसर सही होता, वरना यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन। तो टीचिंग परीक्षा के अनुसार इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली चैलेंज किया जाना चाहिए कि ए आंसर आपका सही होना चाहिए कि करोड़ों का घाटा। अब जो घाटा है उसे आप मतलब कि नंबर फॉर्म में ले सकते हैं, तो संख्यावाचक तो आएगा। और हाँ, ये भी जरूरी है कि संख्यावाचक के आगे 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक के भी, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। लेकिन उसमें आपका जो सबसे सटीक उत्तर होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए, वो आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। आई होप सभी इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल वही पीहू, मैं वही आपको कह रही हूँ, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल शारदा, नैन्सी, निशा, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार अब आप अगला प्रश्न देखिए, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। अब भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण होता है ना, वो कुछ कुछ तो इतिहास से लिया जाता है, लेकिन मेन क्या होता है, रूप रचना पर। रूप रचना क्या होता है कि किस प्रकार से मतलब उस भाषा का रूप क्या है, ठीक है ना, उसकी आकृति, मतलब वो सब चीजें, प्रारूप क्या है उसका। अब जैसे कि क्या होता है कि भारत में भी एक आर्य भाषा परिवार है, एक द्रविड़ भाषा परिवार है। अब जैसे कि द्रविड़ भाषा परिवार है, उसमें आपकी दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा संस्कृत से जैसे प्रेरित है। लेकिन जो बाकी आपकी उत्तर भारत की भाषाएं हैं, वो आपकी भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। और उन दोनों में अंतर क्या है? उन दोनों में अंतर है रूप रचना का।
तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आना चाहिए था, लेकिन पेपर में, ठीक है ना, बिहार में जो मतलब आंसर की दी गई है बीपीएससी वालों की तरफ से, वो बी ऑप्शन दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला भी डेफिनेटली चैलेंज होना चाहिए। और देखिए बिल्कुल सभी बच्चों ने यही आंसर दिया, मैं वही कह रही हूँ कि सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए था इसका। अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न, और ये तो मतलब गजब ही हो गया कि जो प्रश्न कभी सही हो ही नहीं सकता था इनका, कि प्रश्न क्या था कि आपको एक स्थापना दी हुई है, एक कथन दिया गया है और फिर उसका तर्क दिया गया है। अब क्या है, आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है कि अब जैसे भाषा है, भाषा में भी नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं, तो चलिए ये आपका सही था। और उसके बाद, और इसका रीजन क्या था, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। ये भी आपका बिल्कुल सही था। तो आपका सही उत्तर आना चाहिए था कि दोनों चीजें सही हैं, जो कि बाकी तीनों विकल्पों में नहीं था। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था ई ऑप्शन, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी वालों ने क्या किया है, डी ऑप्शन को करेक्ट दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप ये बताइए ये कैसे हो सकता है? कहीं पर दिया गया है कि ये गलत है, कहीं पर है ये सही है, और कहीं पर है ये गलत है। तो इसमें तो एक से अधिक उत्तर कभी सही हो ही नहीं सकते इस तरह के प्रश्नों में। मतलब 99% अपवाद हो सकता है, लेकिन यहां पर भी, और ये तो डेफिनेटली चैलेंज किया जाने वाला प्रश्न है। और मुझे लगता है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे। जरा कितने बच्चे सहमत हैं, जल्दी से हाथ खड़ा करिए, क्योंकि ये प्रश्न तो मुझे लगता है बोनस मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है सभी बच्चों का पेपर बहुत आसानी से क्वालिफाई भी होगा और परीक्षा में आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। और सभी देखिए हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर ई ऑप्शन ही होना चाहिए था। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न, और ये तो मतलब गजब ही ढा दिया। एक प्रश्न था शीतोष्ण। शीतोष्ण में कौन सा समास है? और कितना सिंपल सा इसका प्रश्न, ये उत्तर था कि शीत और उष्ण। आप सभी को पता ही है शीत और उष्ण ये क्या होता है कि ठंडा और गर्म। अब ठंडा, ये ठंडा का गर्म या गर्म का ठंडा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बीपीएससी वालों ने इसका उत्तर कर्म धारय समास दिया गया है, जो कि गलत है। यहां पर आपका द्वंद्व समास आना था, अर्थात इसका सही उत्तर ई ऑप्शन आना चाहिए था। तो आई होप कि सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं कि इसका सही उत्तर द्वंद्व समास आना चाहिए था। कर्म धारय समास तो किसी भी परिस्थिति में नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आप अपनी, ठीक है ना, नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए। और यहां पर देखिए मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट में कहीं भी छाटेंगे आपको यही उत्तर मिलेगा, और इसका सही सा अर्थ भी है। मतलब भाषा हमारे जीवन में घुली मिली है, हमें पता है ठंडा और गर्म या ठंडा या गर्म, दोनों ही केसेस में यहाँ पे द्वंद्व समास होता, कर्म धारय का तो कोई सवाल ही नहीं था। आगे देखिए, अब अगला आता है काष्ठ। अब यहाँ पर हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिर भी हम, क्या होता है कि जब मानक भाषा आती है, आपको याद होगा मानक भाषा वाला भी प्रश्न आया था। तो प्रश्न क्या था कि काष्ठ का पर्यायवाची क्या होगा? काष्ठ क्या होता है? काठ की लकड़ी, ठीक है ना, लेकिन केवल और केवल लकड़ी नहीं। क्या होता है, काष्ठ जो होता है वो एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, हर लकड़ी को आप काष्ठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन मतलब कि उतना सही नहीं था। बी ऑप्शन ही हमें तो लगता है कि इसका सही उत्तर होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे अर्थ वाले प्रश्न आ जाते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि आपका जो पेज है वो फंस सकता है, वहां पे मतलब मुद्दा जो है वो थोड़ा सा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि चलिए इसमें बीपीएससी वालों को थोड़ी सी रियायत दे देते हैं। यहां पर हम इसे कंफ्यूजिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं कि चलिए ठीक है, एक बार को आपका भी मान्य हो सकता है, लेकिन वैसे इसका सही उत्तर बी ऑप्शन ही होना चाहिए था, काष्ठ अर्थात काठ। ठीक है ना, आगे देखिए फिर अगला प्रश्न। अब ये भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसका क्या था कि दिए गए विकल्पों में से जैसे आपका सही उत्तर कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। वैसे तो हम सभी को पता है कि सही क्रम क्या होता है, पाली, प्राकृत, शॉर्ट सेनी और अपभ्रंश। अब कल अगर ये प्रश्न आए तो आप सभी को क्रम याद रहना चाहिए, पाली, प्राकृत, शॉर्ट सेनी और अपभ्रंश, ये इसका सही क्रम होता है। लेकिन अब यहाँ पे विकल्प में क्या दिया गया था, अब जैसे अपभ्रंश सबसे पहले तो हो नहीं सकता, और प्राकृत पाली से पहले हो नहीं सकता। पाली में क्या होता है आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आती हैं, लेकिन अधिकतर आपकी वैदिक संस्कृत आती है। तो यहाँ पे जो दूसरी संस्कृत थी इसे लौकिक संस्कृत के रूप में लेके करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो सकता था, लेकिन बीपीएससी वालों ने ई ऑप्शन दिया है। शायद यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हो गए, तो इसीलिए उन्होंने ई ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा डावाडोल है
लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, अब यहां पर ये तो पूरा का पूरा आप चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल गलत आंसर यहां पे बताया गया है, क्यों? अब देखिए जरा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? शब्द शक्ति का प्रश्न था ये। आप सभी को पता है कि जो शब्द शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तीनों में अंतर क्या होता है? सभी बच्चे जान लीजिए, कल के पेपर में काम आ सकता है। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? जहां पे आपका मुख्यार्थ होता है। अभिधा शब्द शक्ति यानी कि अगर मैंने कहा है कि अभी अभी सूरज उगा है, इसका मतलब कि वही अर्थ है बिल्कुल, कि अभी अभी सूरज उगा है, अभी जैसे सुबह के 6:30 बजे हैं, ये सब कि बिल्कुल मुख्यार्थ वो होता है आपका अभिधा शब्द शक्ति। फिर होता है व्यंग्यार्थ, कि कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है संदर्भ के अनुसार, ये आता है आपका व्यंजना शब्द शक्ति में। और तीसरा क्या आता है? रूढ़ी का प्रयोग, यानी कि जो पहले से अर्थ चला आ रहा है, जैसे कि मोहन तो ना गधा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मोहन वाकई में गधा है, यहाँ पे गधे का लाक्षणिक अर्थ है कि वो मूर्ख है। तो यहाँ पे होता है रूढ़ी का प्रयोग। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अधिकतर 99% जितने भी आपके मुहावरे या लोकोक्ति होते हैं वो आपके लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। तो इसका लक्षणा शब्द शक्ति का उत्तर सी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी वालों ने इसका आंसर डी ऑप्शन दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो किसी भी हालत में सही हो ही नहीं सकता। तो आई होप कि इस बात से भी आप बिल्कुल सहमत होंगे सभी बच्चे, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। देखिए निशा, हमें तो लगता है कि बोनस मार्क्स मिलने चाहिए और इसीलिए टीचिंग परीक्षा आपके लिए स्पेशल सेशन अरेंज किया है, ठीक है ना? आगे देखिए, अब अगला प्रश्न, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं। यहां पर अब सभी बच्चों का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, तो यहां पर भी थोड़ा सा मामला मतलब डामाडोल हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि सही शब्द के साथ उसका सही मतलब संबंधित शब्द रखना चाहिए, फिर वो चाहे विलोम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे पर्यायवाची हो, कोई भी शब्द हो। और ये कितनी बार मैंने बताया है, जैसे कि अंधकार का प्रकाश, अंधेरे का उजाला, उसी प्रकार यहाँ पे था कि मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं। तो इसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, ये प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर आना चाहिए था मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं, कि मतलब मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं। तो सही आंसर ए आना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी वालों ने इसका आंसर डी ऑप्शन दिया है। तो चलिए, मे बी उन्होंने ये माना हो कि एकदम या सर्वथा। तो भारत में तो भाई बहुभाषिकता है, तो सभी अपने अपने रूप में से लेते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा डामाडोल था। आगे देखिए, अब यहां पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा सभी बच्चे इसे देखिए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में मतलब हमेशा कहा जाता है कि भाई लिंग संबंधी शुद्धि होती है, वचन संबंधी शुद्धि होती है। अब अगर मैं ये कहूं, आप एक बात बताइए, मैं ये कहूं भाई टीवी में तो ठीक है ना बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं, अब है जो शब्द है, ये जो शब्द है ये आपका एक वचन है, और जो अनेक शब्द है वो आपका बहुवचन है। तो ये कैसे संभव है कि एक ही वाक्य में एक वचन और बहुवचन दोनों का साथ में प्रयोग हो? तो यहां पर क्या आता है कि दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, और यहां पर भी देखिए है शब्द लिखा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है ना? तो ये वाक्य बिल्कुल सही था। अब बच्चों ने कहा मैम श्रृंखलाओं का मतलब धारावाहिक होता है। अरे मैं बिल्कुल सहमत हूं भाई, श्रृंखलाओं का मतलब धारावाहिक होता है, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहां पर है? क्रिया में है शब्द, कि अगर अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है आना चाहिए था, यहां पर है नहीं। तो ये भी आपका इसमें सही आंसर आना चाहिए था ई ऑप्शन, कि तीनों में से कोई सही नहीं है। लेकिन बीपीएससी वालों ने सही उत्तर क्या दिया है? सी ऑप्शन। वो शायद है और है में अंतर करना मतलब मुझे लगता है भूल गए, जल्दबाजी में या तो मिस प्रिंट हो गया। तो इस चीज का भी आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है ना? और फिर आता है आपका एक और प्रश्न, देखिए अब ये वाला प्रश्न पर्यायवाची विलोम का। काक शब्द, काक का मतलब क्या होता है? क्रो, कौवा, ठीक है ना? काक मतलब होता है कौवा, सभी को पता है। और काक का पर्यायवाची क्या होता है? काग, जैसे तत्सम तद्भव मान लीजिए, चलिए तो काग भी होता है कौवा। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका बी ऑप्शन था ही था। अब बाकी फिसफिस, अब ये फिसफिस जो है ये आपका कौवे का पर्यायवाची नहीं हो सकता, ये आपका एक देशज शब्द है जो हम अपने आप ही बना लेते हैं, फिसफिस। ये आपका कौवे का पर्यायवाची नहीं है। और उसी प्रकार पिशुन, पिशुन जो होता है उसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। तो ये भी आपका काक का पर्यायवाची नहीं था, लेकिन बीपीएससी वालों ने इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दिया है, जो गलत होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ठीक है ना, इसमें क्या कहते हैं कि तो ये तो बिल्कुल ही मतलब उनका गलत था।
और अब आगे देखिए, अब जैसे ये है, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य था? अब मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है ना, वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, या तो होते हैं वो रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, या होते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। और 8 प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं? देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक या विस्मयवाचक। आश्चर्य बोधक कोई प्रकार नहीं होता, आज्ञार्थ होता है। अब अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो ये आपका विस्मयादि बोधक आना चाहिए था, ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमारे अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अब हाँ, मैं मानती हूं कि इसमें आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आश्चर्य हो रहा है इसीलिए तो विस्मयादि बोधक है, तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट था, तो करेक्ट ऑप्शन ए आना चाहिए था। उन्होंने यहां पर डी ऑप्शन चूज किया कि भाई ये तो दोनों प्रकार का है, लेकिन आश्चर्य बोधक ऐसे विस्मयादि बोधक से अलग नहीं है, वो उसी के ही अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे अकॉर्डिंगली बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने आंसर गलत दिया है। और आगे देखिए अगला, जैसे है यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। हाँ, उस दिन भी कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम असंगत है इसलिए निषेधात्मक आ जाएगा, ऐसा है क्या? फिर तो अगर ये मैं कहूं कि ये व्यक्ति धूर्त है, धूर्त शब्द एक नकारात्मक है, तो क्या आप इसे भी निषेधात्मक में ले लेंगे? अगर मैं कहूं ये ना, ये सीधी ये तो टेढ़ी चाल चलता है, तो टेढ़ी भी एक नकारात्मक शब्द है, तो क्या आप उसे भी निषेधात्मक में ले लेंगे? निषेधात्मक वाक्य तब आता है जब ना, नहीं, मत जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वाले जो वाक्य होते हैं वहां पर आता है निषेधात्मक वाक्य। लेकिन उन्होंने कि यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, ठीक है ना, तो उसे भी इन्होंने निषेधात्मक में ले लिया, जो कि गलत होना चाहिए। ये आपका विधिवाचक या विधानवाचक सरल वाक्य होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हाँ, मैं कहती हूं वो व्यक्ति अस्वस्थ है, ठीक है ना, अस्वस्थ है यानी कि स्वस्थ नहीं है, लेकिन अस्वस्थ है, ये अपने आप में विशेषण है एक, तो ये आपका विधानवाचक वाक्य होगा, निषेधवाचक नहीं। लेकिन बीपीएससी वालों ने इसे निषेधात्मक में लिया हुआ है, तो ये भी आंसर आपका गलत होना चाहिए। और आगे देखिए, अब जैसे अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन केवल एक दो थे जो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ, जैसे कि किस खेत की मूली हो। अब कुछ बच्चे कह रहे थे अधिकारहीन, कुछ बच्चे कह रहे थे शक्तिहीन, ठीक है ना, तो यहां पर अब मतलब डाउट था, तो इन्होंने बीपीएससी वालों ने दोनों को ही सही मान लिया। और तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल के या आने वाले पेपर में आप इस चीज को देख लीजिएगा। और उसी प्रकार एक प्रश्न था, अज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब अज का मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो बकरा आएगा या फिर ब्रह्मा जी आएगा, ठीक है ना, शिवजी जी कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे अज का मतलब इन्होंने ये किया है कि जिसने जन्म ना लिया हो, कि जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ उसी अर्थ में लिया होता तो फिर बकरा ना आता इसमें, ठीक है ना। तो फिर भी उन्होंने क्या किया है, करेक्ट ऑप्शन डी माना है। लेकिन यहाँ पे वैसे शिवजी जी नहीं आना चाहिए था, बट उनके अकॉर्डिंगली डी ऑप्शन है। तो ये सारे आपके जो हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि मतलब काफी सारे प्रश्न तो ऐसे थे जिसमें बिल्कुल फिक्स था कि आंसर उन्होंने गलत ही दिया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने ज्ञान पर ही विश्वास रखिएगा। तो चलिए फिर हिंदी के प्रश्न यहां पर समाप्त होते हैं। अगर और कोई भी अगर दूसरे विषय का प्रश्न है तो बताइए सर, बताइए, नहीं तो फिर हम जो सेशन है वो यहां पर समाप्त करते हैं। हाँ जी, देखते हैं पीछे से, बताइए हमें क्या पता चलता है। हमारी टीम आपको बता रही है कि अगर और किसी विषय का प्रश्न जो है वो गलत है तो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, नहीं तो सेशन को हम यहां पर समाप्त करते हैं। चलिए, तो लगता है कि अब इसके अलावा और ऐसे जितने ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी व्याकरण के प्रश्न हैं, अभी इसी सेशन से पहले एक सेशन आपका होके चुका है हिंदी का सेशन, जिसमें हमने व्याकरण के कम से कम 60 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं। प्लीज उसे जाके जरा देखिए, तभी आपको हिंदी की रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं, ये सेशन यहां पर अभी हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे, ठीक है ना, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपकी हर क्वेरी का समाधान करेंगे। तो चलिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्जाम है। ओके, तो चलिए फिर हम आपसे लेते हैं विदा।